तो फिजिक्स की क्वेश्चंस की तरफ हम मूव करते हैं। फिजिक्स का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट अराउंड डायमीटर एंड टोटल डिस्टेंस अराउंड सर्कल। यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट है, रेशियो रेशियो निकालना डिस्प्लेसमेंट का अराउंड द डायमीटर और टोटल डिस्टेंस का। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का हमें निकालना है रेशियो। तो आपको पता है जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो किसके दरमियान होती है, दो टू ऑपोजिट पॉइंट्स के दरमियान होती है सर्कल के डायमीटर में। यानी कि वो क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास 2r। ठीक है। उसके अलावा जो टोटल डिस्टेंस होगा सेमी सर्कल का वो क्या आएगा, पाई आर। तो अब हम इसका रेशियो निकालते हैं। रेशियो हम इस तरह निकालेंगे, 2r अपॉन पाई आर। तो आर से आर कट हो गया, आंसर हमारे पास क्या है, 2:5। तो अब हम इस आंसर को मार्क कर देते हैं 2:5। ये हमारा आंसर आ गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, द आशा इज ड्राइविंग डाउन व्हाट इज हिज स्पीड 150 मीटर इन 18 सेकंड, एज्यूम ही डज नॉट स्पीड और स्लो डाउन। तो आपको पता है क्या होता है, स्पीड मालूम करनी होती है, हम किस तरह निकालते हैं, हम करते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हमारे पास क्या है, 150, और टाइम हमारे पास क्या है, 80। तो जब हम इनको डिवाइड करेंगे हमारे पास आंसर क्या आएगा, 8.23, जो हमारे पास ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा। मतलब किस तरह स्पीड निकाली जाती है, बी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि स्पीड हम ऐसे भी कह सकते हैं, एस इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और फिर जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 150 अपॉन 18, आंसर आएगा 8.23 मीटर पर सेकेंड। ये याद रखेंगे आप, मीटर पर सेकेंड है क्योंकि डिस्टेंस का मीटर होता है और टाइम का सेकेंड होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय a moving car with velocity 15 meter per second in 2 seconds deaccelerated at 2 meter per second is equals to। तो यानी कि हमने कौन सी इक्वेशन यूज करनी होगी, हमें यूज करनी होगी, हम इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, s इज इक्वल्स टू बी टी माइनस 1 अपॉन ए टी का स्क्वायर। ए टी का स्क्वायर लगाया हमने। अब हम क्या करेंगे, 15 है हमारे पास, 15 को डिवाइड कर देंगे 2 से, सॉरी 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। उसके बाद हम माइनस कर देंगे जो है 1/2, और जो है एक्सीलरेशन आपके पास गिवन है 2, और उसके बाद टाइम्स में 2 डिवाइड बाई 2। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 30 माइनस, तो हम क्या करेंगे 30 - 2 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 30 मीटर। तो यही हमारा ऑप्शन सी है, ये करेक्ट हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, द वैल्यू ऑफ रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस इज। जो वैल्यू होती है, जो रेशियो होता है किसका, डिस्प्लेसमेंट का डिस्टेंस है वो क्या होता है। तो आपको पता है जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो क्या होती है, लेस देन होती है या फिर इक्वल टू होती है डिस्टेंस के। क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है जो दो पॉइंट्स के अंदर कवर हो सकता है। तो हमारे पास आंसर क्या होगा, इक्वल और लेस देन हुआ है, यानी कि हमारे पास करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग माइनस द ग्राफ रिप्रेजेंट कांस्टेंट एक्सीलरेशन। तो आपको पता है जो वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होती है, और जो स्लोप होता है वो क्या बता रहा होता है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन बता रहा होता है। तो इसलिए हमारे पास ऑप्शन बी करेक्ट होना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंसेस। जो न्यूमेरिकल रेशियो होता है डिस्प्लेसमेंट का डिस्टेंस है वो क्या होता है, वही जो मैंने आपको पहले बताया कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, अ, या तो इक्वल होता है या फिर कम होता है किससे, डिस्टेंस जो कि ट्रेवल किया गया है। तो इसलिए हमारे पास क्या आएगा, इक्वल टू और लेस देन 1। इसको मार्क भी कर देते हैं। मार्क कर दिया।
अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, a bullet of mass m moving with velocity v is fired by large with a block of mass capital M. If the bullet remains individual in the moving block, the velocity of the system will be। तो हमारे पास क्या है, हमें ये टर्म किसकी यूज हो रही है, ये हो रही है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की यूज हो रही है, यानी कि हम यूज करेंगे m अपॉन कैपिटल M प्लस m। इस तरह तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एम वी कैपिटल M प्लस स्मॉल m और v, और v इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, ये हमारे पास v इजिकल्स टू क्या हो जाना चाहिए। अब हम इन सबको वहां शिफ्ट कर देंगे, v इजिकल्स टू, ये पूरी टर्म आ गई हमारे पास, सॉरी ये पूरी टर्म आ गई हमारे पास, कैपिटल आ गया। अब क्या करेंगे हम, कैपिटल M प्लस स्मॉल m। तो हमारे पास आंसर करेक्ट होना चाहिए ऑप्शन बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, इफ द स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज नॉट कांस्टेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स इन द बॉडी इज मूविंग, यानी कि अगर जो स्लोप है वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ का, ये आप देख रहे हैं, ये क्या हो, अगर कांस्टेंट ना हो सारे पॉइंट्स पर डिफरेंट पॉइंट पर, तो बॉडी क्या मूव होगी, उसकी क्या होगी, एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रही होगी। अगर वो क्या हो, वो चेंज कॉन्स्टेंटली चेंज ना हो रहा हो, अब वो अगर चेंज हो रहा है तो एक्सेलरेशन, जब एक्सेलरेशन हो रही है इसलिए क्योंकि वो चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए एक्सेलरेशन क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, साइक्लिस्ट ट्रैवलिंग एट 50 मीटर पर सेकंड लाइज बेस्ड अवॉइड द कोलिजन ऑफ 18 मीटर, फाइंड द एक्सेलरेशन। यानी कि साइक्लिस्ट है वो ट्रेवल कर रहा है, वेलोसिटी इसकी क्या है 15 मीटर पर सेकंड, और वो ब्रेक कब अप्लाई कर रहा है, जब 18 मीटर पर। तो आपको सिर्फ ये एक्सेलरेशन मालूम करनी है। हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, उसको हम हटा देते हैं, तो हमें हटाना पड़ेगा। तो हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया क्वेश्चन नंबर 9 में, हम लगाएंगे v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस ए एस, ठीक है। अब आपको पता है वेलोसिटी मैप पर जीरो होगी, उसके अलावा जो है, जो हमारे पास ये इनिशियल वेलोसिटी वो क्या है, स्क्वायर, उसके अलावा टू आ गया एक्सेलरेशन, हमारे पास माइनस में रहेगी माइनस ए, उसके अलावा जो हमारे पास डिस्टेंस है वो क्या होगा 80। तो आंसर हम उस तरह करेंगे कि -5 इज इक्वल्स टू -36a। तो हमारे पास आंसर एट एंड क्या आना चाहिए, 5.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो नोन एज, जो न्यूटन की फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होता है ये तो बहुत इजी, लॉ ऑफ इनर्शिया कहलाता है, ऑप्शन एक करेक्ट है हमारे पास। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, और लॉ ऑफ इनर्शिया में क्या पढ़ते हैं, इसकी डेफिनेशन भी आप समझी जा सकती है। इसका मतलब होता है कि बॉडी जो है वो रेस्ट पर रह रही है या फिर फुल फॉर्म मोशन में चल रही है, तब तक जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सेलरेशन एक्ट नहीं कर रही है, तो लॉ ऑफ इनर्शिया मान लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, एक टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ इक्वल मास कैन मूव टुवर्ड्स ईच अदर विद द सेम स्पीड v, व्हाट इज द टोटल फाइनल मोमेंटम आफ्टर इलास्टिक हेयर रोटेशन। जबकि दो बॉल्स हैं वो एक साथ मूव कर रही हैं एक दूसरे की तरफ सेम स्पीड में, ठीक है। अब वो क्या हुआ, उनका कोलाइड हो गया, अब वो कोलाइड हो गई, तो अब उनका जो फाइनल मोमेंटम होगा वो क्या होगा, तो आपको पता है जो ऑब्जेक्ट था वो क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो उनका मोमेंटम क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा सिंपल। तो हमारे पास 0 मीटर पर सेकेंड होना सही है आंसर, ये हम आंसर को मार्क कर देंगे।
ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास फ्रॉम प्रोजेक्टाइल मोशन इन द एब्सेंस ऑफ रेजिस्टेंस। तो प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर अगर एयर को एब्सेंट कर दें तो क्या होगा? तो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन आपको पता है 0 होती है, और ग्रेविटी क्या करती है? ग्रेविटी अफेक्ट करती है वर्टिकल मोशन पे, और क्या करती है? हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन को 0 कर देती है। इसकी वजह से हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन 0 हो जाती है। तो इसी वजह से जो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन होती है वो हमारे पास क्या रहती है? वो हमारे पास रहती है 0। मैं दोबारा बता रही हूँ कि जो ग्रेविटी होती है वो अफेक्ट करती है, सिर्फ अफेक्ट करती है वर्टिकल मोशन पे, और हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन को 0 कर देती है। इसीलिए हमारे पास आंसर ही करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास एकदम एंगल और प्रोजेक्शन इज लार्जर देन द सर्कल। अगर जो एंगल है उस पर प्रोजेक्ट कर रही है और ये कुछ भी, तो क्या 45 डिग्री से ज्यादा होगा तो क्या होगा? तो एंगल इंक्रीज हो जाएगा, और हाइट जो होगी वो भी इंक्रीज हो जाएगी, और रेंज क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो यही वजह है कि हमारे पास क्या करेक्ट होना चाहिए? तो जो एंगल होता है वो इंक्रीज कराता है, एंगल इंक्रीज होता जाता है जितना हम हाइट इंक्रीज करते रहते हैं, तो रेंज क्या होती है? रेंज डिक्रीज होती जाती है। तो ये जो है 45 हम इंक्रीज करते हैं। तो आंसर हमारे पास ये बचे कि हाइट जो अटेन हुई है प्रोजेक्टाइल की वो किससे ज्यादा है? विल बी मोर, बट द रेंज इज लेस। मतलब जो हाइट होगी वो इंक्रीज होती रहेगी और रेंज जो होगी कम होगी। जबकि एंगल इंक्रीज हो रहा है तो हाइट भी इंक्रीज होगी लेकिन रेंज कम होगी। ऑप्शन हमारे पास होना चाहिए करेक्ट, क्योंकि रेंज जो है वो क्या हो रही है? वो कम हो रही है, और हाइट जो है वो क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, जो स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज ऑलवेज। जो स्लोप होता है डिस्टेंस और टाइम ग्राफ का वो क्या होता है? जो डिस्टेंस जो होता है हमेशा इंक्रीज हो जाता है टाइम के साथ, और जो उसको क्या दे देता है? पॉजिटिव स्लोप दे देता है। डिस्टेंस मैं दोबारा बता रही हूँ, डिस्टेंस जो होता है हमेशा इंक्रीज होता रहता है, इसी तरह वो पॉजिटिव स्लोप बना रहे होते हैं। इसलिए हमारे पास ऑप्शन डी करेक्ट होना चाहिए, पॉजिटिव। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 में हमारे पास एक और एंगल और प्रोजेक्शन इज द रेंज विदाउट हाफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। तो एंगल और प्रोजेक्शन जो है कब जो है रेंज अपने हाफ वैल्यू के मैक्सिमम वैल्यू के बराबर हो जाते हैं। तो रेंज का फॉर्मूला से अगर हम देखें तो वो क्या होता है? हाफ इज मैक्सिमम एंड 30 डिग्री। अपना आधा जो है अपने ऑर्डर 30 डिग्री पे दे रहा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, इफ वी ड्रॉप एन ऑब्जेक्ट its initial velocity is 0, how far will it fall in time? क्योंकि अगर हम कोई चीज को देख रहे हैं उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 0 होगी। तब तो हो रहा है इसकी चीज जब आप इसे देखने वाले थे। उसके बाद फिर इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो चेंज होगी, और जो कितना टाइम से लगेगा नीचे गिरने में वो लगेगा टाइम। तो डिस्टेंस फॉलोइंग जो होता है अंडर ग्रेविटी, हम कैसे लिखते हैं कि हम एस इज इक्वल्स टू, ये बहुत इजी है, एस इज इक्वल्स टू हम 1/2 जी टी का स्क्वायर लगाएंगे। ठीक है। उसके बाद आप जब उसको 9.8 को इस तरह माइनस डिवाइड करके तो क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर? 4.9 टी का स्क्वायर। तो आंसर हमारे पास क्या करेक्ट होना चाहिए? ऑप्शन बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 का है, द न्यूटन सेकंड इज यूनिट ऑफ, जो न्यूटन सेकंड है वो किसका यूनिट है? तो आपको पता है इम्पल्स जो होती है, इम्पल्स क्या होती है? फोर्स होती है, और जब फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम करते हैं, इम्पल्स कह रही है कि देखिए फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम। फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन। और ये सेकंड किसका है? टाइम का, तो न्यूटन सेकंड हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, the range equals to the height in projectile motion, the angle of projection is। तो जो रेंज होती है वो किसके बराबर होती है? और वो अगर हाइट के प्रोजेक्टाइल मोशन के, तो इसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा? तो ट्रेजेक्टरी का शेप आपको पता है किसकी वजह से होता है? जब रेंज और हाइट जो होती है वो क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। तो हमारे पास आंसर क्या करेक्ट होना चाहिए? ऑप्शन बी करेक्ट होना चाहिए, यानी कि 60 डिग्री। 60 डिग्री पर जो है
ट्रेजेक्ट्री का जो शेप होता है वो इक्वल हो जाता है हाइट के किसी भी एंगल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इज इक्वल टू, यानी कि जो प्रोडक्ट होता है फोर्स और टाइम का वो किसके बराबर होता है, वो इम्पल्स के बराबर होता है, जो कि क्या होता है अ, किसके बराबर होगा, चेंजिंग मोमेंटम के बराबर होगा। ऑप्शन हमारे पास करेंगे, यानी कि इम्पल्स किसके बराबर होगी, फोर्स टाइम के। और अब अगर इसके अंदर क्या हो रहा है, प्रोडक्ट निकल रहा है इसका, तो हमारे पास आंसर होगा चेंजिंग मोमेंटम, ऑप्शन सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास, एट व्हाट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन डज द रेंज बिकम हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि कौन सा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होता है जब रेंज किसके बराबर हो जाए, हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू, अपने आधे के मैक्सिमम के आधे के बराबर हो जाए। तो प्रीवियसली हमने पहले बताया था कि जो रेंज होती है वो हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम कब होती है, जब वो क्या हो 30 डिग्री का। इसके अंदर गिवन नहीं है, पर आंसर हमारे पास 30 डिग्री होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास, वर्टिकल वेलोसिटी वर्टिकल वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर अ प्रोजेक्टाइल मोशन। तो वर्टिकल वेलोसिटी और टाइम ग्राफ का देखें अगर प्रोजेक्टाइल मोशन में, तो क्या होगा, वो चेंज हो रही होगी, कांस्टेंट वर्टिकल वेलोसिटी चेंज हो रही होती है कांस्टेंट रेट की वजह से ड्यू टू ग्रेविटी, लेकिन जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है वो सेम रहती है। तो हमारे पास क्या होगा, जो वर्टिकल वेलोसिटी होती है वो चेंज हो रही होती है। ऑप्शन ए हमारे पास सही होना चाहिए, क्योंकि वेरीज कर रही होती है लीनियरली, कंटिन्यूसली कांस्टेंट रेट पर चेंज हो रही होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जो मैग्नीट्यूड होता है डिस्प्लेसमेंट का वो क्या होता है। आपको पता है जो स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस होता है बिटवीन इनिशियल पॉइंट और फाइनल पोजीशन में, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, हमेशा सबसे छोटा डिस्टेंस होता है, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होता है। इसीलिए हम इसको ऑप्शन बी को सही कहेंगे कि स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल और फाइनल पोजीशन, उसको बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट। ऑप्शन बी हमारे पास क्या होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। इसके अंदर जो था ऑप्शन ए करेक्ट था, इसके अंदर ऑप्शन बी करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास होता है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू मीटर एंड टाइम इज 10 सेकंड, व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट क्या हो 15 मीटर हो और टाइम हो 10 सेकंड, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। तो वेलोसिटी कैसे मालूम करते हैं आप, ये वेलोसिटी है डिस्प्लेसमेंट 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 अपॉन टाइम करनी, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या है 15 और टाइम हमारे पास क्या है 10, तो हमारे पास आंसर क्या होगा 1.5। अब पॉइंट को यू बीच में मूव करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.5 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा ऑप्शन भी करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास, डिक्रीज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड, तो जो वेलोसिटी का डिक्रीज होना होता है वो कहलाता है मतलब कि नेगेटिव एक्सेलरेशन भी जिसे हम बोलते हैं, उसका आंसर है एक्सेलरेशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 में हमारे पास, द स्लोप ऑफ अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट, यानी कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है वो क्या बताता है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो होती है वो बता रही होती है एक्सेलरेशन। आपको पता है वेलोसिटी वेलोसिटी जब चेंज होती है तो वो क्या कहलाती है, डिस्प्लेसमेंट, और जब स्पीड चेंज हो रही होती है तो वो क्या कहलाती है, डिस्टेंस। इसी तरह जो है, जब डिस्टेंस चेंज हो रहा होता है तो वो डिस्टेंस चेंज हो रहा होता है तो वो क्या बना रहा होता है, स्पीड, और जब वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा होता है तो बना रहा होता है वेलोसिटी। यही आपसे पूछा गया कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या बताती है, डिस्प्लेसमेंट बताती है। अब जो है हम एमटी कैट के जो बायो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू एनवेलप वायरस, यानी कि क्या चीजें जो एनवेलप वायरस से रिलेट नहीं करती। तो आपको पता है कि जो एनवेलप वायरस होते हैं वो थोड़े ज्यादा सेंसिटिव होते हैं इन्वायरमेंट फैक्टर के, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, एंटीबॉडीज हो गए, और हीट है, डिटर्जेंट्स वगैरह हैं उनसे। इसीलिए जो लिपिड के एनवेलप्स होते हैं वो थोड़े फ्रेजाइल होते हैं, थोड़े सेंसिटिव होते हैं। तो यानी कि वो किससे टॉलरेंट होते हैं, अनदर एंटीबॉडी से वो टॉलरेंट नहीं होते, वो क्या होते हैं बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं।
तो ऑप्शन बी हमारे पास होना चाहिए करेक्ट। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, पोलियो इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि जो पोलियो है वो किस चीज का एग्जाम्पल है। पोलियो आपको पता है कि जो जिस फैमिली से बिलोंग करता है वो आइसो हेड्रल होते हैं, यानी कि स्फेरिकल शेप होता है उनका। और क्योंकि इनका स्फेरिकल शेप होता है तो ये इनको हम ये भी बोलते हैं कि क्या है, स्फेरिकल वायरस है, पोलियो वायरस। और पोलियो आपको पता है कि वो सेंसेशन खत्म कर देता है, जिसकी वजह से जो है जो लेग्स होती है वो ग्रेजुअली डीजेनरेट होना शुरू हो जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डीएनए वायरस, कौन सा है जो डीएनए वायरस है। तो आपको पता है कि हर्पीज वायरस जो होता है वो क्या होता है, डीएनए वायरस होता है। और जो पोलियो वायरस हो गया, इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया, या फिर मम्स वगैरह हो गए, ये क्या होते हैं, ये आरएनए वायरस होते हैं, यानी कि राइबोन्यूक्लिक एसिड से मिलके बने होते हैं। ये सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं। उसके अलावा जो हर्पीज वायरस होता है वो डीएनए वायरस होता है, वो डीआइसोराइबोन्यूक्लिक एसिड यानी कि डबल स्टैंडर्ड मौजूद होता है उसके अंदर। तो आंसर हमारे पास होगा हर्पीज वायरस, ऑप्शन सी करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, विच आर कॉल्ड नेकेड वायरसेस, कौन से वायरस होते हैं जो नेकेड वायरस कहलाते हैं। नेकेड मतलब कि उनके पास एनवेलप मौजूद नहीं होगा। तो वो होंगे हमारे पास वो होंगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो नॉन एनवेलप वायरस हो सकते हैं, क्योंकि नॉन एनवेलप का मतलब ही ये है कि उनके पास एनवेलप मौजूद नहीं है। उनके पास एनवेलप नहीं है इसलिए वो नेकेड वायरस है। और ये क्या होता है, ये इन्वायरमेंट की कंडीशन से ज्यादा रेजिस्टेंस नहीं होती इनके पास, मतलब कि ये जो होते हैं ज्यादा डेलिकेट होते हैं, क्योंकि एनवेलप से तो उनको प्रोटेक्ट कर रहा होता है। अब एनवेलप ही नहीं है तो वो उनको को प्रोटेक्ट भी नहीं कर सकता। इसलिए हमारे पास आंसर ए करेक्ट होता है, यानी कि नॉन एनवेलप वायरस, जिनको हम नेकेड वायरस भी कहते हैं। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, द बैक्टीरिया फेज रेप्लिकेट्स ओनली इनसाइड द, यानी कि जो बैक्टीरिया फेज होता है वो किस चीज के अंदर रेप्लिकेट करता है। तो वो जो होता है बैक्टीरिया सेल के अंदर रेप्लिकेट करता है, इसीलिए हम उसे बैक्टीरियोफेज वायरस बोलते हैं। क्योंकि जो बैक्टीरियोफेज वायरस होता है वो इन्फेक्ट करता है बैक्टीरिया को, और उनके अंदर रिप्रोड्यूस होता है, मतलब कि अपने आप को रेप्लिकेट करता है। आपको पता है बैक्टीरिया जो कि रिप्रोडक्शन कैसे करता है, अपनी कॉपीज बना के अपने आप को रेप्लिकेट करके। तो ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट होता है, यानी कि बैक्टीरियोफेज रेप्लिकेट होता है सिर्फ बैक्टीरिया सेल के अंदर ही। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, ये व्हाट डज द टर्म बैक्टीरियोफेज रेफर टू, यानी कि जो टर्म है बैक्टीरियोफेज वो किससे निकला है। तो वो निकला है हम बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं, ये ज्यादा ऊपर हो गया। तो बैक्टीरियोफेज वायरस निकला है ओरल ड्रॉप से, यानी कि जो बैक्टीरियल वायरस होता है, नहीं इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि ये जो बैक्टीरियोफेज वायरस होता है ये इन्फेक्ट करता है बैक्टीरिया को, और मतलब कि ये बैक्टीरिया को ईट करता है, बैक्टीरिया ईटिंग वायरस होता है। तो इसलिए इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, अब वायरस जो कि इन्फेक्ट करता हो बैक्टीरिया को। ये पिछले एमसीक्यू में भी मौजूद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, पोलियो वैक्सीन इज गिवन बाय, पोलियो वैक्सीन जो होती है किस तरह दी जाती है। अब जो पोलियो वैक्सीन होती है वो आपको पता है कि यूजुअली पोलियो पिलाने के लिए आते भी हैं लोग, तो वो क्या करते हैं, वो एक्चुअली ओरल ड्रॉप दे होती है, मुंह के अंदर ड्रॉप डालते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं ओरल ड्रॉप को, ताकि क्या हो सके, एक बॉडी के अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो सके बच्चों के, और ताकि वो पोलियो वायरस से अगर इन्फेक्ट होगी तो बॉडी उससे आराम से लड़ सके। तो इसलिए वो ओरल ड्रॉप्स के जरिए दिया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ पैथोजन कॉजिंग डिजीज, यानी कि वो कौन सा जो है बिल्कुल सिंपल है पैथोजन कॉज करने वाला डिजीज। तो वो होता है प्रायंस। और प्रायंस क्यों है, क्योंकि ये बिल्कुल इन्फेक्शन डिजीज कॉज करता है, बिल्कुल सिंपल सा होता है। ये एक आप ऐसे कह सकते हैं कि ये फोल्डेड प्रोटीन होता है जो कि डिजीजेस कॉज कराता है, न्यूरो डिजेनरेटिव मतलब दिमाग के जो भी डिजीजेस होते हैं उनको कॉज कराता है, तो वो होता है प्रायंस। ये वायरस से भी ज्यादा सिंपल होता है। नेक्स्ट और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच विच इज नॉट अ वायरल डिजीज, मतलब कौन सा डिजीज है जो कि वायरल नहीं है, मतलब कि वो वायरस के जरिए नहीं फैलता। तो इसका आंसर होगा हमारे पास मलेरिया, क्योंकि वो क्या है, वो वायरल डिजीज नहीं है। और वो किसकी वजह से होता है, वो होता है मॉस्किटो के काटने की वजह से। आपको पता है मॉस्किटो के अंदर
जो जब मॉस्किटो आपका ब्लड सक करता है तो उसके अंदर एक पैरासाइट होता है, उसका नाम होता है प्लाज्मोडियम पैरासाइट। अब वो मॉस्किटो के जरिए हमारी ब्लड स्ट्रीम के अंदर एंटर हो जाता है, जिसके जरिए हमें क्या हो जाता है, मलेरिया। तो ये एक वायरल डिजीज नहीं है, ये एक पैरासाइट की वजह से कॉज होने वाला डिजीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। द वर्ड हेपेटाइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन ऑफ द, ये तो बहुत आसान है कि हेपेटाइटिस का मतलब होता है कि कोई ऐसी इन्फ्लेमेशन होना जो, अब वो वायरस वायरस की वजह से भी हो सकती है, जैसे कि हेपेटाइटिस ए है, हेपेटाइटिस बी सी वगैरह है। ये सब किसकी वजह से होते हैं, वायरस की वजह से होते हैं। लेकिन इन्फ्लेमेशन किसके अंदर होती है, इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है रेडनेस होना, स्वॉलिंग होना और टेम्परेचर इंक्रीज होना। तो वो किस चीज की वजह से होती है, वो होता है लिवर की। कोई भी डिजीज होना तो वो कहलाता है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस होता ही लिवर की इन्फ्लेमेशन की वजह से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच एंड ईओएफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ डिजीज इज कॉल्ड बाय वायरस, यानी कि कौन सा जो है ईओएफ वाला डिजीज जो कि कॉज होता है वायरस की वजह से, तो वो होता है, हम कह सकते हैं मीजल मम्स हो सकते हैं, क्योंकि जो मीजल्स होते हैं वो मॉर्बिलो वायरस की वजह से, और जो मम्स होते हैं वो पैरामाइक्सो वायरस की वजह से होती है। ये सारे दोनों क्या है, ये वायरल डिजीजेज हैं, और ये इसलिए हम इनको बोलेंगे कि ये वायरल है, वायरल इन्फेक्शन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हेपेटाइटिस इज कॉज बाय, हेपेटाइटिस किस चीज की वजह से होता है, हेपेटाइटिस होता है जैसे कि हेपेटाइटिस आपको पता है वायरस की वजह से होता है, ABCDE वायरस की वजह से। और समटाइम जो टॉक्सिन्स होते हैं, जो कि हार्मफुल चीजें हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो जाती हैं, जो लोग अल्कोहल इंटेक करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, उनको ये हेपेटाइटिस के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ये किसकी वजह से होता है, ये वायरस की वजह से होता है। ये आपको पता होना चाहिए, हेपेटाइटिस एक वायरल इन्फेक्शन है, डेट्स ऑल। और उसके अलावा रेबीज किस चीज की वजह से होता है, वो भी देख लेते हैं। तो रेबीज आप कह सकते हैं, रेबीज जो डॉग्स वगैरह काट लेते हैं, या फिर पॉक्स हो गई, उनके जरिए ये रेबीज इन्फेक्शन बॉडी के अंदर एंटर होता है। तो ये किसकी वजह से होता है, ये रेब्रो वायरस की वजह से होता है। और ये डायरेक्ट किस चीज को टारगेट करता है, ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को टारगेट करता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, रेबीज हेप्टो वायरस की वजह से होता है, और ये CNS को टारगेट करता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम वो भी देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल डज HIV मेन इन्फेक्ट, यानी कि जो HIV है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, वो किस चीज को इन्फेक्ट करता है, तो वो इन्फेक्ट करता है टी हेल्पर सेल्स को। टी हेल्पर सेल्स वो होते हैं जो कि थाइमस के अंदर निचोड़ होते हैं, वो वाली लिम्फोसाइट्स को हम टी हेल्पर सेल्स कहते हैं। तो HIV इन्फेक्ट किसकी वजह से होता है, टी हेल्पर सेल की वजह से होता है। ठीक है। और जो है ये हमारे इम्यून सिस्टम को, इम्यून सिस्टम क्या होता है, ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम फ्रॉम फॉरेन बॉडीज। अब फॉरेन बॉडी कोई चीज हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो गई है, तो हमारा इम्यून सिस्टम बॉडी को प्रोटेक्ट करेगा, बॉडी के पुलिस के तरह काम करेगा। तो टी हेल्पर लिम्फोसाइट का काम भी यही होता है कि वो HIV जब एंटर होता है उसकी वजह से ही HIV होता है, टी लिम्फोसाइट। और उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम उसको भी देख लेते हैं कि एड इज कॉज बाय, एड्स क्या होता है, एड्स का फुल फॉर्म हम ऐसे कह सकते हैं, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो ये जो होता है ये HIV की वजह से होता है, जो कि ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस कहलाता है, या हम कह सकते हैं ये रिट्रोवायरस। तो हम इसको मार्क भी कर देते हैं। तो ये क्या है, एक वायरस की वजह से होता है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, यानी कि HIV क्या है, एक वायरस है, इसलिए एड्स उसकी वजह से। उसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 16, वो है विच वन इज नॉट एन अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज रिलेटेड टू HIV इन्फेक्शन, यानी कि कौन सा डिजीज है जो कि अपॉर्चुनिस्टिक नहीं होता, या हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि ये जो है क्या चीज डिस्ट्रॉय करता है HIV। तो आपको पता है HIV हमारा इम्यून सिस्टम डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से एक छोटा से छोटा इन्फेक्शन भी जो होता है वो बॉडी को हार्म कर सकता है, और बॉडी ह्यूमन की डेथ भी हो सकती है सिर्फ एक छोटे से इन्फेक्शन की वजह से, जिसको बॉडी पहले बहुत आराम से उससे फाइट कर सकती थी, लेकिन क्योंकि HIV जो है वो इम्यून सिस्टम को डैमेज कर देता है, तो डायरेक्ट जो है बॉडी से इन्फेक्ट हो जाती है और डेथ हो जाती है। तो डिस्ट्रक्शन किसकी हो जाती है, हमारे इम्यून सिस्टम की डिस्ट्रक्शन हो जाती है। हम इसको मार्क कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं, जो है द मेन टारगेट ऑफ HIV इन एड्स इज, यानी कि HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस जिसकी वजह से एड्स होता है, उसका टारगेट क्या होता है, तो उसका टारगेट होता है हेल्पर टी लिम्फोसाइट, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो HIV होता है ये टारगेट किसे करता है,
ये हेल्पर टी लिम्फोसाइट को करता है, जिसको हम CD4 सेल भी बोलते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाता है और बॉडी की एडेंट डेथ हो जाती है। तो हम इसको मार्क कर लेते हैं ऑप्शन डी को, जो करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन 18 है हमारे पास, न्यूमरस अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज माइट अटैक अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस। यानी कि जो अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज होते हैं वो कब बॉडी पर अटैक करते हैं, कब बॉडी पर अटैक करते हैं, जब वो अब मिसाल के तौर पे ये एड्स जो होता है ये हमारी इम्यून सिस्टम को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देता है, ये मैंने आपको पहले ही बताया। इम्यून सिस्टम डिस्ट्रॉय हो गया, बॉडी को कोई बचा नहीं सकता, बॉडी कोई पर अब कोई भी जो अपॉर्चुनिटिक डिजीज है, मतलब जो भी जिस भी डिजीज ने हमला किया वो बॉडी को अ, उसकी वजह से सफर करना पड़ेगा। तो वो किस डिजीज की वजह से होता है, तो मैंने आपको क्या बताया, वो एड्स की वजह से, जो क्या है HIV वायरस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। मतलब क्या चीज है जो HIV के बारे में करेक्ट नहीं है। तो HIV आपको पता है वो 3 एंजाइम जो है कि ये जो स्टेटमेंट है जो आपने बताना है कि वो गलत है, वो ये होगी कि जो HIV होती है वो एड्स की वजह से होती है, ठीक है, लेकिन वो प्रोग्रेसिवली जो होता है वो डैमेज करता रहता है इम्यून सिस्टम। यानी कि आप कह सकते हैं ये एड्स की वजह से होता है। तो ऑप्शन ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट होना चाहिए। उन्होंने बोला है कि इसकी वजह से नहीं होता, जबकि गलत है, उसकी वजह से होता है एड्स। एड्स होता ही HIV की वजह से। HIV वो वायरस है जो एड्स कॉज करा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास, एंजाइम्स इंटीग्रेट प्रोटीएज एंड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज आर फाउंड इन विच वायरस। मतलब ये जो वायरस ये जो मैंने आपको बताया एंजाइम्स, ये किस वायरस के अंदर मौजूद होते हैं, तो वो मौजूद होते हैं HIV के अंदर मौजूद होते हैं। HIV के अंदर ये इंटीग्रेज प्रोटीएज और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज तीनों चीजें मौजूद होती हैं, जो कि उसको क्या करती है, उसको रेप्लिकेट करने में मदद करती है, उसको रिप्रोड्यूस करने में मदद करती है, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर तेजी से बढ़ता चला जाता है और बॉडी एट द एंड डिस्ट्रॉय हो जाती है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, जिसको हम HIV भी बोलते हैं, पार्टिकल्स होते हैं सराउंड करते हैं कौन से कोड फॉर्म करते हैं, इसको वायरस का एनवेलप बोलते हैं, वायरस के एनवेलप बनाते हैं, और मेम्ब्रेन होती है वो किस चीज से बनी होती है, तो वो बनी होती है अम, वो बनी होती है ग्लाइकोप्रोटीन से बनी होती है। वो ग्लाइकोप्रोटीन से इसलिए बनी होती है कि जो HIV का एनवेलप होता है वो जो मैंने आपको बताया ग्लाइकोप्रोटीन से बना होता है, वो हेल्प करता है ताकि वो होस्ट सेल से जाके अटैच हो सके। अगर ग्लाइकोप्रोटीन ना हो तो जो HIV वायरस होगा, होस्ट सेल क्या है जिस बॉडी के अंदर वो अपनी रिप्रोडक्शन करता है, तो अगर HIV ना वो ग्लाइकोप्रोटीन नहीं होगा तो HIV से जाके अटैच ही नहीं हो पाएगा। HIV अटैच ही नहीं हो पाएगा तो वो ऑब्वियसली कुछ हार्म भी नहीं कर पाएगा। ग्लाइकोप्रोटीन ही एक्चुअल एनवेलप होता है HIV। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांसमिटेड टू इन्फेक्टेड ब्लड एंड इन्फेक्टेड सिरिंजेस। मतलब कि अगर कोई ब्लड किसी बॉडी के अंदर, किसी कोई इंसान की बॉडी उसके अंदर खून की कमी हो गई, तो अब आप उसके अंदर ब्लड ट्रांसफ्यूज कराएंगे। ब्लड किसी ऐसे बंदे का है कि जिसको HIV है, अब उसका ब्लड आपने दूसरी बॉडी के अंदर डाला तो क्या होगा, दूसरी बॉडी में इन्फेक्ट हो जाएगी HIV से। या फिर कोई ब्लेड वगैरह हो गया उसके थ्रू हो सकती है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू हो सकती है, और सिरिंजेस होते हैं जैसे कि एक बॉडी के अंदर आपने एक बॉडी के अंदर कोई इंजेक्शन इंजेक्ट किया और पता चला कि वो जो इंसान था उसको क्या था, HIV था, और आपने दूसरी बॉडी में डाल दिया, तो अब क्या होगा, उस बंदे को भी HIV हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए करेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास, हम आगे मूव करते हैं। इन एड्स डी स्टैंड फॉर, एड्स में डी का मतलब क्या होता है, डेफिशिएंसी। यानी कि एड्स में जो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है, जिसको एड्स का फुल फॉर्म बोलते हैं, डी में इसका मतलब क्या होता है, डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, कमी होना, बॉडी के अंदर किसी चीज की कमी होना। फॉर एग्जाम्पल विटामिन डी की डेफिशिएंसी हम बोलते हैं, और विटामिन ए की, विटामिन डी के मुख्तलिफ विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाती है। लेकिन इसके अंदर इसका वर्ड का जो डी का स्टैंड क्या कर रहा है, डी का मतलब क्या है, डेफिशिएंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वायरस इज लैटिन वर्ड मीनिंग। जो वायरस होता है उसके लैटिन मीनिंग क्या होता है, उसका मीनिंग होता है पॉइजन।
पॉइजन मतलब कि वो चीज जो बॉडी के अंदर अगर एंटर होगी तो वो आपको नुकसान ही पहुंचाएगी। बैक्टीरिया के बहुत सारे फायदे होते हैं। बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया होते हैं, बैड बैक्टीरिया होते हैं। हमारे गट के अंदर बैक्टीरिया होते हैं, वो हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं, लेकिन जो कुछ बैक्टीरिया हार्मफुल भी होते हैं। लेकिन वायरस क्या है, वायरस हमारे लिए नुकसानदेह ही होता है, वो हमें फायदा कभी भी नहीं देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 में हमारे पास सीलिया एंड फ्लैजेला आर एब्सेंट इन। तो सीलिया जो कि मूवमेंट के लिए हेल्प करता है, फ्लैजेला का भी काम यही होता है, लोकोमोशन कराना, मूवमेंट कराना। तो वो किसके अंदर एब्सेंट होता है? वो एब्सेंट होता है वायरसेस के अंदर। वायरसेस के अंदर एब्सेंट इसलिए होता है क्योंकि वायरस जो होता है वो एक नॉन लिविंग बॉडी है। वो कुछ उसके अंदर चीजें लिविंग वाली भी हैं और कुछ चीजें उसके अंदर क्या है, नॉन लिविंग वाली। तो ये चीजें जो होती है किसके अंदर मौजूद होती है, ये बैक्टीरिया वगैरह के अंदर मौजूद होती है, लेकिन ये वायरस के अंदर मौजूद नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो नॉन लिविंग है। केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। केमिस्ट्री का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ वी नो द मास ऑफ वन सब्सटेंस वी कैन कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अनदर सब्सटेंस एंड वाइस वर्सा विद द हेल्प ऑफ केमिकल इक्वेशन, दिस इज कॉल्ड। यानी कि जो मास होता है किसी भी सब्सटेंस का, वो उसके जरिए हम कैलकुलेट कर सकते हैं वॉल्यूम दूसरे सब्सटेंस का, या फिर वॉल्यूम के जरिए मास भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये स्टोइचियोमेट्री के अंदर हम करते हैं कि मास से वॉल्यूम रिलेशनशिप होता है, जिसके अंदर मास वॉल्यूम में आपको पता है क्योंकि जो केमिकल इक्वेशन होती है वो कन्वर्ट हो जाती है मास को वॉल्यूम में, या फिर वॉल्यूम को मास में कन्वर्ट कर देती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, ये आंसर हो गया इसका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, वन मोल ऑफ एनी गैस एट एसटीपी ऑक्यूपाइज द वॉल्यूम ऑफ। यानी कि जो एक मोल होता है गैस का, जो एसटीपी पर वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर आपको पता है, वन मोल का क्या, आइडियल गैस का क्या होता है, 22.4 414 डीएम क्यूब होता है। तो इसलिए अब हमारे पास आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, हाउ मेनी क्लोरीन एटम्स आर इन 2 मोल्स ऑफ क्लोरीन। आपको पता है क्लोरीन के अंदर कितने, क्लोरीन के एटम में कितने मोल्स होते हैं, यानी कि हाउ मेनी क्लोरीन एटम्स आर इन 2 मोल्स, 2 मोल्स के अंदर कितने क्लोरीन एटम्स होते हैं। तो 1 मोल जो होता है सब्सटेंस का अवोगाड्रोस नंबर एटम का क्या होता है, 6.02 एक्सपोनेंशियल 23 होता है। और इसका होता है 2 मोल्स का, तो हम उसको 6.02 एक्सपोनेंशियल 23 से मल्टीप्लाई करेंगे। हम करके भी देख लेते हैं। अवोगाड्रोस नंबर क्या होता है, 6.02 एक्सपोनेंशियल 23। इसको हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2 से। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, आंसर हमारे पास आएगा 1.2044 एक्सपोनेंशियल 23। हमारे पास आंसर होना चाहिए 2 × 10⁻² एक्सपोनेंशियल एटम्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज एन एम्पिरिकल फॉर्मूला फॉर C3H3O इफ इट्स मोलर मास इज 110.15 ग्राम पर मोल, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है, C3H3O, और इसका मोलर मास क्या है, 110.15 ग्राम पर मोल। अब आपको क्या करना है, आपने एम्पिरिकल फॉर्मूला लगाने, यानी कि आप जब मल्टीप्लाई करेंगे, सी क्या है, C3H3O, तो सी का क्या होगा, 12 होता है, तो 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। उसके बाद जो है 3, एच का तो 1 होता है, तो 3 × 1 = 3 हो जाएगा। ओ का क्या होता है, 16, तो क्या हो जाएगा 16 पे जब हम सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, C6H6O2। ये हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होना चाहिए। हम इसको मार्क भी कर देते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, व्हेन 8 ग्राम्स of H2 reacts with 2 moles of water, how many moles of water will be formed। यानी कि जब 8 ग्राम जो H2 होता है वो रिएक्ट करता है 2 moles ऑफ वाटर से, तो क्या चीज बनती है, तो वो बनती है इसके हम बैलेंस इक्वेशन बनाएं तो आपको पता है क्या होता है, हाइड्रोजन H2
मिलते हैं O2 बनाते हैं, फिर क्या बन जाए 2H2O, 2 मोल्स ऑफ वाटर बनते हैं, ठीक है। और फिर जब हम हमारे पास कितने होते हैं, 4 मोल्स ऑफ H2 होते हैं, 4 मोल्स ऑफ H2 होते हैं, और वो 4 मोल्स ऑफ H2O बनाते हैं। तो इसलिए हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, 4। ऑप्शन सी करेक्ट होना चाहिए। मतलब कि 2 मोल्स ऑफ H2, सॉरी 4 मोल्स ऑफ H2 4 मोल्स ऑफ वाटर बनाते हैं, इसलिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, हाइड्रोजन बर्न्स इन क्लोरीन टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन क्लोराइड, द रेशियो ऑफ मासेस ऑफ रिएक्टेंट इन द रिएक्शन H2 प्लस क्लोरीन क्या देगा, 2HCl। तो ये हमारे पास ये फॉर्मूला है। अब हमने क्या करना है, मोलर मास हमें पता है 2 ग्राम्स होता है, क्लोरीन का क्या होगा, हाइड्रोजन का होगा 2 ग्राम्स, क्लोरीन का क्या होगा 71। जब हम 35.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, क्योंकि 2 क्लोरीन के है ना, तो इससे 71 ग्राम्स। और HCl का क्या हो जाएगा, सॉरी हाइड्रोजन, फिर भी हम जब मिला लेंगे तो क्या हो जाएगा, इनका रेशो 271, ये 7 है, 271, 2:71। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाना चाहिए, 1:70। ऑप्शन सी करेक्ट। हम इसको मार्क कर देते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, a polymer of simplest formula CH2 has a molar mass of 28,000 gram per mole. Its molecular formula will be, empirical formula mass क्या है CH2, यानी कि 14 ग्राम पर मोल। और नंबर ऑफ टाइम जो होता है एम्पेरिकल फॉर्मूला को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना फिट कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे 2800, 28,000, उसको डिवाइड करेंगे 14 से, आंसर आ जाएगा हमारे पास 2000। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है कि 2000 टाइम्स ऑफ इट्स एम्पेरिकल फॉर्मूला इसके इक्वल हुए था। हम सिंपल 28,000 को, आपको पता है कार्बन का क्या होता है, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का क्या होता है 2, हम प्लस करेंगे क्या हो जाएगा 14। तो अब हम 28,000 को डिवाइड करेंगे 14 से, आंसर आ जाएगा हमारे पास 2000। तो ये तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन 8 है हमारे पास, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल ऑफ आइस, यानी कि कितने नंबर ऑफ मोल्स होते हैं एक बर्फ के मोल ऑफ आइस के अंदर। तो 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस हमें क्या पता है, एवोगैड्रो नंबर क्या होता है 6.02, एस फ्यूचर 23 हर मोल का। तो हमें आंसर भी एवोगैड्रो नंबर का ही देना है, 6.02 एक्सपेंशन 20, हमारे पास आंसर है। हर मॉलिक्यूल का 1 मोल, चाहे वो किसी भी सब्सटेंस का हो, उसका एवोगैड्रो नंबर क्या होगा 6.02 एक्सपेंशन 23। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, हाउ मेनी मोल्स ऑफ सोडियम आर प्रेजेंट इन 0.1 ग्राम ऑफ सोडियम। तो 0.1 ग्राम ऑफ सोडियम के अंदर कितने मोल्स प्रेजेंट होते हैं, मोलर मास क्या होता है 23 ग्राम्स। और मोल्स क्या होते हैं, यानी कि मास अपॉन मोलर मास को जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ग्राम्स है, 23 ग्राम्स। और जब हम मास अपॉन मोलर मास को करेंगे, मोल्स का फॉर्मूला लगाएंगे 0.1 अपॉन 23। तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, 0.0043, यानी कि 4.3 एक्सपोनेंशियल माइनस 3। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, 10 grams ऑफ ग्लूकोज इज डिजॉल्व इन वाटर टू मेक 100 cm³ ऑफ सोल्यूशन इफ मोलैरिटी इज, यानी कि मोलर मास क्या है ग्लूकोज का C6H12O6। तो क्या हो जाएगा 180 ग्राम्स हो गए। इसके अलावा जो मोल्स ऑफ ग्लूकोज होते हैं, हम उसको क्या करेंगे 10 को डिवाइड कर देंगे 180 से, जो कि मोलर मास था ग्लूकोज का। 180 क्या था, मोलर मास ऑफ ग्लूकोज। और हमने जब 10 को डिवाइड किया 180 से, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 0.55, और डिवाइड बाय 0.1, आंसर क्या आएगा 0.5।
हमारा आंसर होना चाहिए फिर ऑप्शन ए, जो हमने ये सॉल्व किया। उसके जो ये हमने सॉल्व किया था 0.55। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड सब्जेक्टेड टू वाटर वेपर इज। इनके जो एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो कि वाटर वेपर को सब्जेक्ट करता है, वो क्या होता है? तो मोस्ट कॉमन एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है कंपाउंड का जो वाटर वेपर के साथ वाटर वेपर के साथ इंटरेक्ट करता है, वो होता है मीथेनॉल। और मीथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? मीथेनॉल का फॉर्मूला होता है CH4O। ठीक है, आंसर हमारे पास क्या बनना चाहिए? ऑप्शन डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 व्हिच कंटेन 8 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। यानी कि जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के जिसके अंदर 8 ग्राम ऑक्सीजन होता है, वो क्या होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड में आपको पता है कार्बन कितने होंगे? हमारे पास कार्बन हमारे पास 12 हो गए, ऑक्सीजन हमारे पास 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन हो गए। तो हम जब हम 8 को डिवाइड करेंगे 32 से, तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए? 0.25। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होना चाहिए। यानी कि जो मोल्स है कार्बन डाइऑक्साइड के, उसके अंदर कितने होने चाहिए? 8 ग्राम्स होने चाहिए। 8 ग्राम इसके अंदर गिवन है, और ओवरऑल इसके क्या निकल रहा है? 32। और तो फिर जब हम डिवाइड करेंगे 8 को 32 से, तो हमारे पास आंसर आ जाता है 0.25। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, परसेंटेज यील्ड ऑफ ब्रोमोप्रोपेन 1 ब्रोमोप्रोपेन फ्रॉम 10 ग्राम ऑफ 1 प्रोपेनॉल ऑब्टेनिंग 12 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट। तो परसेंटेज यील्ड कैसे निकालते हैं हम? एक्चुअल या थियोरेटिकल यील्ड को मल्टीप्लाई करना होता है बस 100 से। ये एक्चुअल यील्ड या फिर थ्योरेटिकल यील्ड को क्या करना होता है? परसेंटेज यील्ड के लिए हम एक्चुअल यील्ड या थ्योरेटिकल यील्ड को मल्टीप्लाई करते हैं सिंपल 100 से। आंसर हमारे पास क्या आना चाहिए? 12 डिवाइडेड बाई ये 10 है अगर, और मतलब कि थ्योरेटिकल यील्ड को डिवाइड करते हैं एक्चुअल यील्ड से, थ्योरेटिकल यील्ड को डिवाइड करते हैं एक्चुअल यील्ड से और फिर उसको मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। तो ये जीरो इस तरह कट हो जाता है, आंसर आपके पास आ जाता है ऑप्शन, हमारे पास आ जाता है 120%। और क्योंकि 120% है, 20 ग्राम से जब हम करेंगे यील्ड निकालेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाता है 60%। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एज प्रेजेंट इन 11 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो मोल जो होते हैं 11 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में कितने होते हैं? आपको क्या करना है? बस 11 को डिवाइड कर देना है। कार्बन डाइऑक्साइड का कितने निकल रहा है? मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास 44। तो आंसर हमारे पास आ जाता है 0.25। मतलब मोल्स कितने निकल रहे हैं? 0.25। उसके बाद जो है करेक्ट ऑप्शन जो होता है हमारे पास 0.25 के लिए क्या लगा देते हैं? 1/4। आंसर हमारा करेक्ट हो जाता है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द नंबर ऑफ पार्टिकल एसोसिएटेड विद वन मोल ऑफ सब्सटेंस। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा जिसका ना पार्टिकल सब्सटेंस 1 मोल ऑफ सब्सटेंस के लिए बताए होंगे, तो वो तो ऑब्वियसली अवोगाड्रोस नंबर ही होगा। तो अवोगाड्रोस नंबर हमारे पास क्या है? 6.01023। ऑप्शन ही करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ओ इन एक्सचेंज 6 ग्राम ऑफ NaCO2। इसके अंदर अब आपको नंबर ऑफ मोल्स बताने, तो इनमें से कोई भी नहीं होगा क्योंकि NaCO2 का कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता मोल्स। तो क्या होगा? ऑप्शन डी करेक्ट है, नन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, ग्राम्स ऑफ वाटर फॉर्म्ड व्हेन 8 ग्राम्स ऑफ CH4 बर्न्स इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। तो हम क्या करेंगे? वाटर को उसको मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर हमारे पास 18 ग्राम्स आना चाहिए, यानी कि ऑप्शन बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, मैथड द फॉर्मूला शोइंग द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स इन द कंपाउंड। यानी कि वो फॉर्मूला जो कि सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बताता है किसी भी कंपाउंड का, वो क्या होता है? वो होता है एम्पेरिकल फॉर्मूला। उसके बाद
सॉरी, क्वेश्चन 18 रह गया हमारे पास। स्टैंडर्ड यूज टू कंपेयर एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। वो कौन सा स्टैंडर्ड होता है जिससे हम एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन को कंपेयर करते हैं? तो हम करते हैं कार्बन 12 से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास, 3 moles of calcium contain how many grams of calcium? यानी कि 3 moles ऑफ कैल्शियम के अंदर कितने ग्राम्स ऑफ कैल्शियम मौजूद होते हैं? तो 3 moles ऑफ कैल्शियम के अंदर कितने 3 moles ऑफ कैल्शियम के अंदर कितने ग्राम्स ऑफ कैल्शियम मौजूद होंगे? तो हम क्या करेंगे, सिंपली सिंपली 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 40 से, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 120 ग्राम्स। और ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया, ऑप्शन डी। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 है, द एवरेज एटॉमिक, क्वेश्चन नंबर 21 है, द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ बोरॉन इज 10.8, इट हैज टू आइसोटोप्स ऑफ masses 10 and 11 respectively, what is the percentage of isotope with an average mass of 10? यानी कि आपने क्या करना है, अगर हम x को जो है परसेंटेज ऑफ बोरॉन को -10 रख लें, तो हम क्या करेंगे, 100 माइनस एक्स कर सकते हैं। परसेंटेज ऑफ बोरॉन की हो गई -11, और जब हम वेटेड एवरेज फॉर्मूला निकालेंगे, यानी कि 10 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 11, और इस तरह हम सिंपली 10.8 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, और इस तरह यानी कि 10x प्लस 1100 -11x, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 1080। हमारे पास ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन डी। उसके बाद सॉरी, ये इसको मार्क करना भूल गए थे, और इसको भी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 24 है, क्वेश्चन नंबर 20 में हमारे पास, द बेस्ट स्टैंडर्ड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास। तो जो बेस्ट कैलकुलेशन होती है जिसके जरिए हम रिलेटिव एटॉमिक मास निकालते हैं, तो इंटरनेशनली आपको पता है कि जो एटॉमिक मास का कंपैरिजन होता है किससे किया जाता है, कार्बन 12 के एटम से किया जाता है, दैट जिसका मास क्या हो, 12 एटॉमिक मास यूनिट हो, AMU हो। तो आंसर क्या होना चाहिए हमारे पास, कार्बन 12। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास, अ पीस ऑफ डायमंड embedded in a gold ring with 6 grams, how many moles of carbon does it contain? यानी कि एक पीस ऑफ डायमंड है, उसके अंदर गोल्ड रिंग के अंदर 6 ग्राम्स है। अब आप कितने मोल्स ऑफ कार्बन के अंदर मौजूद होंगे? तो क्या होंगे, मोलर मास कार्बन के अंदर 12 ग्राम्स होता है, मोल्स ऑफ कार्बन यानी कि मास अपॉन मोलर मास, हम क्या करेंगे, 6 को डिवाइड कर देंगे 12 से, 6 डिवाइडेड बाई 12, आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 0.5 मोल्स। 0.5 मोल्स, आंसर क्या आ गया हमारे पास, ऑप्शन बी करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है, आयरन इज मैन्युफैक्चर इंडस्ट्रियली इन ब्लास्ट फर्नेस यूजिंग हार्मेटेड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, द रिएक्शन इज। यानी कि अब आपने क्या करना है, 160 है, उसको डिवाइड करना है 112 से, फिर मल्टीप्लाई करना है 56 से, आंसर आ जाता है हमारे पास 80 ग्राम्स। ऑप्शन हमारे पास कौन सा करेक्ट हो गया, 80 ग्राम्स वाला, ऑप्शन डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है हमारे पास, हाउ मेनी कैल्शियम कार्बोनेट्स आर प्रेजेंट इन 1.75 किलोग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली जो है कैल्शियम कार्बोनेट के लिए 40 को प्लस करेंगे 2 से, सॉरी 40 को प्लस करेंगे 12 से, और फिर उसको प्लस कर देंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 16 से, हमारे पास क्या आ जाएगा, 100 ग्राम्स पर मोल पर है। इसके बाद मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हम कैसे निकालेंगे, हम मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास करेंगे, जिसके अंदर हम 1750 को डिवाइड कर देंगे 100 से, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 17.5 मिनट्स। आंसर क्या करेक्ट हो गया, ऑप्शन सी।
17.5। Here is a tendency for inflation होगा क्योंकि ये वाला प्रपोजिशन इसके साथ करेक्ट फिक्स हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास चाइनीज प्रीमियर पेड अ विजिट टू पाकिस्तान ऑन द इनविटेशन ऑफ हिज पाकिस्तानी काउंटरपार्ट, क्योंकि ये क्या है, ये वाला जो प्रपोजिशन है ये ज्यादा बेहतर तरीके से सूट हो रहा है। उसके बाद थर्ड है चिल्ड्रन हु आर वीक डैश अर्थमेटिक नीड मोर होम टास्क। चिल्ड्रन हु आर वीक इन अर्थमेटिक नीड, इन ज्यादा सही तरीके से सूट कर रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास मैं मदर टुक मी फर्मली बाय द हैंड, मतलब हाथ से पकड़ के, बाय द हैंड। उसके बाद है इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आई स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन दिस प्रोजेक्ट, और ज्यादा करेक्ट सूट कर रहा है, ने ऑन को करेक्ट कर दिया। उसके बाद है a street named dash the mayor of the town, a street named after, मतलब कि उनके नाम के ऊपर रखा गया है इस स्ट्रीट का नाम मेयर के नाम पर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है दिस मनी विल बी रिजर्व दैट चैरिटेबल पर्पसेस, दिस मनी विल बी रिजर्व फॉर द चैरिटेबल पर्पसेस। उसके बाद क्वेश्चन 8 है आई एम जस्ट अ लिटिल गर्ल फ्रॉम लिटिल रॉक्स, लिटिल रॉक से, इसलिए हमने फ्रॉम लगाया। क्वेश्चन नंबर 9 है रूम 64 वाज हाफ वे अलोंग ऑन द राइट, तो अलोंग सही लग रहा है, ऑप्शन सी करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन 10 है द होल नेशन वाज बिहाइंड द प्रेसिडेंट, मतलब पीछे थे। उसके बाद क्वेश्चन 11 है आई होप यू रीच द एयरपोर्ट ऑन टाइम फॉर द लेट फ्लाइट, और ज्यादा सही सुटेबल लग रहा है इसलिए हम ऑन लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास Dash two occasions you have forgotten your appointments with the dentist. On two occasions, और ज्यादा सही रहेगा। On two occasions you have forgotten your appointment with the dentist. Next हमारे पास we trust in God, हम God पर trust करते हैं, so B सही हो गया। Question number 14 है Swinburne और Manhattan are two islands dash mainland New York. तो इसका क्या सही रहेगा, ऑफ सही रहेगा, वो डबल ऑफ वाला ऑप्शन ए। Swinburne एंड मैनहट्टन आर टू आइलैंड्स ऑफ मेनलैंड न्यूयॉर्क। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास आई हैव बीन वेयरिंग अ पेयर ऑफ ग्लासेस सिंस आई वाज शी, मतलब तब से, तब हम सिंस लगाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन 16 है हमारे पास हाइड्रोजन गैस कैन बी यूज्ड एज अ फ्यूल। उसके बाद क्वेश्चन 17 है ऑल ऑफ अस मस्ट अबाइड बाय द लॉज ऑफ आवर कंट्री, बाय ज्यादा सही है। इसके बाद क्वेश्चन 18 है शी विल कॉम्पीट फॉर द प्राइज सिंस इट रिप्रेजेंट हर फाउंडर्स टीम, क्वेश्चन ए ज्यादा सही है। फॉर द प्राइज कॉम्पीट करेगी किसके लिए, प्राइज के लिए। पुलिस सेड दैट दे फाउंड 30 बॉडीज डैश wreckage, यानी कि पुलिस सेड दैट दे फाउंड 30 बॉडीज अंडर द wreckage, इसके नीचे पाया गया। क्वेश्चन नंबर 21 है सॉरी क्वेश्चन 20 है हमारे पास पीपल डैश क्वालिटी डू नॉट गॉसिप ऑल द टाइम, पीपल ऑफ क्वालिटी, ऑफ सही रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन 21 है शिल्डी बिगैन टू शाउट फॉर जॉय बट सून स्टॉप बिकॉज ऑफ हर सोल टोल्ड, बिकॉज ऑफ सही लगेगा ऑप्शन सी। उसके बाद उसकी वजह से, सोल की वजह से, इसकी ऑफ बनाए देयर इज समथिंग पेक्यूलियर डैश हिम, पेक्यूलियर अबाउट, उसके बारे में पेक्यूलियर है। Question number 23 है ट्रेनिंग डैश मार्शल आर्ट इज बिकमिंग पॉपुलर अगेन, ट्रेनिंग इन मार्शल आर्ट, इन ज्यादा सूटेबल है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं शी ट्रक हर निटिंग नील्स इनटू द वॉल ऑफ वूल, मतलब उसने स्टक किया जो ऊनने की जो नीडल होती है उसको वूल के अंदर, इनटू उसके अंदर, इसी ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 25 है दे हैव एन आई for beauty but everything they try to paint pleases one with any taste, तो ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट है, यानी कि दे हैव एन आई फॉर ब्यूटी, ब्यूटी के लिए, तो ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट हो गया। तो अब हमने चारों चीजें कवर कर लिए टेस्ट की।